अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारा लेसन नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है। होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आ गए होंगे। अगर आगे आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं पहली हिस्से, तो वो भी जाके देख लें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो जो है वो समझ आ सके। और अभी अगर आप ऐसा करेंगे कि लेसन नंबर 31 से समझना शुरू करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी होगी इसको समझने में, इस लेसन को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, नोट्स शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कोड ENG 542। अब ये वाला जो 31 लेसन है वो है डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज 1। अब इसमें डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज 1 के क्या एक्सपेक्ट्स हैं, क्या रोल्स हैं, क्या फीचर्स हैं। टॉपिक 182 टू 187 तक इस वीडियो में इस लेसन में कवर किए जा रहे हैं। सोशो कल्चरल थ्योरी है ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज 1, रोल है लैंग्वेज 1 का, स्काफोल्डिंग है, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, डीप प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज है, रोल ऑफ इनर स्पीच। तो ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सोशो कल्चरल थ्योरी। अब सोशो कल्चरल थ्योरी में ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि सोशल कल्चरल थ्योरी क्या होती है कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है। हर एक इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनके हैबिट्स, उनके कल्चर, उनके बिलीव्स जो हैं वो डिफरेंट है। अगर हम लोग अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल में अगर जो है वो पाकिस्तान की बात कर रही हूँ या एक सिटी की बात कर रही हूँ, लाहौर की, तो एक लाहौर सिटी में भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो क्रिश्चियंस हैं, उसमें हिंदूज़ भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इसी तरह से जो सोशो कल्चरल थ्योरी है वो भी यही है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं जिसको हम लोग जो है वो देखते हैं हम अपनी इर्द गिर्द के माहौल में, ठीक है। तो इसको हम सोशो कल्चरल थ्योरी कहते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था थोड़ा सा इन डिटेल कि सोशो कल्चरल थ्योरी होती क्या है। अब बेसिकली इसमें हम लोगों को अगेन सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज 1 के बारे में बताया गया है। अगेन वही चीज़ है, ठीक है। तो सोशो कल्चरल थ्योरी जो है वो एम्फेसाइज करती है दैट देयर इज़ अ क्रूशियल लिंक बिटवीन मेंटल प्रोसेसेस एंड सोशो कल्चरल सेटिंग्स। तो इसमें भी सोशो कल्चरल थ्योरी में आपको मैंने बताया था कि दो चीज़ें आपस में लिंक करती हैं, एक आपकी साइकोलॉजिकल और एक सोशोलॉजिकल, ठीक है। तो इसमें भी यही बात की जा रही है कि ये दो क्रूशियल लिंक्स इसमें किए जाते हैं बिटवीन मेंटल प्रोसेसेस यानी कि आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड और सोशो कल्चरल सेटिंग्स यानी कि आपकी सोशोलॉजिकल से रिलेटेड। तो यही बात होगी सोशो कल्चरल थ्योरी में, ठीक है, जो एम्फेसाइज इन दोनों चीज़ों पर किया जाता है। अब क्या बात हुई कि मेंटल प्रोसेसेस मीन्स कि आप अपनी मेंटल यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड आप लैंग्वेज को लर्न करोगे। किसी चीज़ को अगर आपने लर्न करना है तो आप अपने मेंटल प्रोसेस की वजह से उसको लर्न करोगे, ठीक है। और दूसरा सोशो कल्चरल सेटिंग क्या हुआ कि आप अपने सोशल फैक्टर्स की वजह से जो है वो किसी चीज़ को लर्न कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी एज है उस चीज़ की, अगर आप 60 एज का पर्सन ले लो और उसे कहो कि लैंग्वेज आपने सीखनी है, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो वो कभी भी उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा एज़ कम्पेयर टू यंगर वंस। उसके बाद आते हैं ये तो हो गई कल्चर सोशो कल्चरल थ्योरी के बारे में। अगेन मैंने आपको रिपीट किया क्योंकि यहाँ पे भी सोशो कल्चरल थ्योरी के बारे में ही आपको बताया गया था। The theory argues that the primary elements that promote learning and development are social by nature and meaningful learning occurs in interaction। अब इसमें क्या बात हो रही है कि थ्योरी जो है वो किस चीज़ पे आर्ग्यू करती है कि प्राइमरी एलिमेंट्स दैट प्रमोट लर्निंग। प्राइमरी एलिमेंट्स कौन से, यानी कि अगर आप यंगर वन हो, आप नई नई जो है वो लैंग्वेज सीख रहे हो, लाइक आप लैंग्वेज 1 सीख रहे हो, लैंग्वेज 2 की बात नहीं हो रही, लैंग्वेज 1 की बात हो रही है। तो लैंग्वेज 1 आप किस तरह से सीखोगे, क्योंकि आप अगर आप ऊपर टॉपिक देखो तो सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज 1 के बारे में जो है वो डिस्कशन की जा रही है। बेसिकली लैंग्वेज 2 का यहाँ पे जो है ना वो नाम नहीं है, तो इसलिए आपने उसके अकॉर्डिंग बात करनी है जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी जो है वो कह रही है कि आर्ग्यू करती है दी प्राइमरी एलिमेंट्स दैट प्रमोट लर्निंग। प्राइमरी एलिमेंट्स मैं आपको बता रही थी कि प्राइमरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम लैंग्वेज को सीख रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज सीखने की उम्र है, आप उस लैंग्वेज को सीख रहे हो, वो किस तरह से आप सीखते हो, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से, लर्निंग किस तरह से करते हो, आर सोशल बाय नेचर, वो आप सोशली बाय नेचर सीखते हो, बाय नेचर आपको जो है वो लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, वो लैंग्वेज की डेवलपमेंट आप करते हो। एंड मीनिंगफुल
लर्निंग अकर्स इन इंटरेक्शन। अगर आपने उसको लर्निंग करनी है, बेहतर तरीके से उसको जो है वो सीखना है, उसको मीनिंगफुल बनाना है, तो आप क्या करते हो, इंटरेक्शन करते हो। इसी तरह से आपने एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ तो क्या होता है कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने लैंग्वेज को सीखना है। अब वो क्या करेगा कि जब वो नेचर में जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा तो उसको लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बोलनी आएगी। जब वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो उस लर्निंग को बेहतर बना सकता है, उसको मीनिंगफुल बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो चाइल्डहुड की एग्जाम्पल लिख सकते हो। लैंग्वेज वन ऑफ लर्नर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। अब लैंग्वेज वन जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल है टू फैसिलिटेट इंटरेक्शन एंड मेक लर्निंग मीनिंगफुल। तो यही चीज़ कि आप इंटरेक्शन करोगे, आप अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल बना सकते हो। अब द रोल ऑफ लैंग्वेज वन इन लैंग्वेज टू लर्निंग फ्रॉम अ सोशो कल्चरल परस्पेक्टिव कैन बी आर्ग्यूड थ्रू डिस्कशन ऑफ इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मेडिएशन, स्काफोल्डिंग इन द जीपीडी एंड इनर स्पीच। तो बेसिकली जो लैंग्वेज वन है, अगर लैंग्वेज टू में उसको यूज़ किया जाए, ठीक है, जो रोल है लैंग्वेज वन का, अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज को सीखना है बेसिकली, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स, इन बेसिक कॉन्सेप्ट से गुजर के, इन बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज रखते हुए आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। वो कौन सा नॉलेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिएशन है, स्काफोल्डिंग है, इनर स्पीच है। ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। मीडिएशन और जीपीडी आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। द सोशो कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन होल्ड्स दैट ह्यूमन इंटरैक्ट थ्रू साइंस विच आर कल्चरली एंड हिस्टोरिकली डिटरमाइंड एंड एक्ट एज साइकोलॉजिकल और फिजिकल टूल्स। अब क्या बात हो रही है कि मीडिएशन जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो ह्यूमंस हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं थ्रू साइंस। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने किसी पर्सन को कोई बात समझानी है तो आप किसी साइंस के थ्रू जो है वो अपनी इंटरेक्शन करोगे या अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे। विच आर कल्चरली एंड हिस्टोरिकली डिटरमाइंड। ये कल्चरली और हिस्टोरिकली यानी कि आपके पिछले टाइम में हिस्ट्री के अगर हम लोग देखें लोगों को, और या फिर अपने कल्चर को देखें कि हिस्ट्री के, तो वो हमें यही साइंस जो हैं वो नज़र आएंगे जो आज के टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर इंसान अपना एक नया साइन इन्वेंट करता है, नहीं, ये कल्चरली एंड हिस्टोरिकली डिटरमाइंड है कि ये पहले से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, जो साइंस अब हम यूज़ कर रहे हैं इंटरेक्शन के लिए। एंड एक्ट एज साइकोलॉजिकल और फिजिकल टूल्स। और ये किस तरह से एक्ट करती है? साइकोलॉजिकल और फिजिकल टूल्स। ज़ाहिर सी बात है, हम मेंटली जो है वो जो बोलना चाह रहे हैं, हमारे माइंड में जो चीज़ है और जो चीज़ हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हम फिज़िकली वो उस टूल को यूज़ करते हुए, इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी बात कंप्लीट करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं। लैंग्वेज इन दिस वेरिएबली mediated interaction supports memory and enhances its functional relationship with speech। तो ये क्या करती है कि आपकी सपोर्ट करती है आपकी मेमोरी को, यानी कि ये मेडिएशन जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ करके अपनी लैंग्वेज, अपनी जो दूसरों पर्सन के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अपनी बात जो है वो कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, इसको हम मेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्काफोल्डिंग पैराग्राफ के ऊपर। स्काफोल्डिंग इज़ अ डायलॉजिक प्रोसेस दैट असिस्ट लर्नर्स टू मूव फ्रॉम अदर रेगुलेशन टू सेल्फ रेगुलेशन। स्काफोल्डिंग क्या, मैंने आपको बताया था कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज होना। एक पर्सन जिसके पास हर चीज़ की नॉलेज है उसको हम स्काफोल्डिंग पर्सन कहते हैं। तो क्या कर सकते हो आप, अपनी लर्निंग को किस तरह से बेहतर बना सकते हो कि एक पर्सन है जिसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, जब तक वो सेल्फ रेगुलेशन को मूव नहीं करेगा सेल्फ रेगुलेशन की तरफ, तब तक वो लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर बिहेवियर एंड योर रिएक्शंस टू फीलिंग्स एंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। बेसिकली ये कहा जा रहा है इन शॉर्ट कि आपके अंदर जो एबिलिटी होती है सेल्फ रेगुलेशन, इस ऐसी एबिलिटी है कि आप अपने बिहेवियर और अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो रिएक्शंस हैं, उनको आप बेहतर बना सकते हो, उसको आप मैनेज कर सकते हो कि मैंने किस टाइम में जो है वो सैडनेस को शो करना है, किस टाइम में जो है वो मैंने हैप्पीनेस को शो करना है। तो इसको आप बेहतर बना सकते हो, इसको आप मैनेज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्काफोल्डिंग जो है वो डायलॉजिक प्रोसेस है दैट असिस्ट, जो हमें हेल्प करता है कि लर्नर्स जो हैं वो मूव करते हैं अदर रेगुलेशन टू सेल्फ रेगुलेशन की तरफ। कि अगर आपको मैनेज करना नहीं आ रहा कि आपने किस तरह से अपने बिहेवियर को मैनेज करना है, यानी कि आपने अपनी किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, तो आप स्काफोल्डिंग की हेल्प से अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि आप अपना बिहेवियर और अपनी जो रिएक्शंस है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, किस तरह से आपके इर्द गिर्द जो है ना माहौल में हो रही हैं, उसको आप जो है वो डेवलप कर सकते हो।
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सपोर्टिव डायलॉग दैट डायरेक्ट्स द लर्नर्स थ्रू सक्सेसिव स्टेप। तो इन शॉर्ट ये कि स्काफोल्डिंग एक ऐसी जो है ना वो चीज़ है कि आप इसकी हेल्प से अपनी जो मिस्टेक्स हैं, अपने जो एरर्स हैं, उसको आप ख़त्म करके और एक सक्सेसिव स्टेप्स की तरफ जा सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो उसकी डेवलपमेंट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को जल्दी से जल्द आप सीख सकते हो और अपनी जो अचीवमेंट है उसके करीब हो सकते हो। उसके बाद क्या बात की जा रही है कि लैंग्वेज मेडिएट्स का फोल्डिंग ऑफ द लर्नर विद इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ZBD इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसको आप सुन लो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको कहा जा रहा है कि चाइल्ड्स की डेवलपमेंट को, एक्चुअल डेवलपमेंट चाइल्ड की और पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है। अब लर्नर्स जो हैं वो सोलो कैपेबिलिटीज़ जो हैं विदाउट असिस्टेंस, यानी कि अगर एक लर्नर है जो लैंग्वेज को सीख रहा है वो सोलो कैपेबिलिटीज़ को शो कर रहा है, यानी कि उसको किसी ने हेल्प नहीं किया, उसको किसी ने गाइड नहीं किया, वो विदाउट गाइडेंस एक लैंग्वेज को या एक चीज़ को सीख रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा, आपको ऑलरेडी एक बात यहाँ पे जो है ना वो ऑलरेडी लिखी थी, मेंशन की थी एक पैराग्राफ में, कि आप जो छोटा बच्चा है वो नेचर से जो है वो सीख रहा है लैंग्वेज। ठीक है। वो कि कोई इसको गाइड नहीं कर रहा, कोई इसको समझा नहीं रहा, कोई इसको टीच नहीं कर रहा, वो विदाउट गाइडेंस जो है वो सोलो कैपेबिलिटीज़ को फॉलो करते हुए वो लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। और जो है वो दूसरी बात की जा रही है, ये हो गया एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, एक बच्चे की एक्चुअल डेवलपमेंट। और पोटेंशियल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? लर्नर्स की पोटेंशियल हाइट विद गाइडेंस, जिसमें हम गाइड करते हैं बच्चों को। ठीक है। जिस तरह से आपको इंस्टीट्यूशंस बना दिए जाते हैं, आपकी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बना दिए जाते हैं, आपको इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो है वो गाइडेंस मिलती है कि आपने लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये हो जाता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हुआ कि इसमें जो है वो चाइल्ड की डेवलपमेंट की बात की जाती है, उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट से लेके पोटेंशियल डेवलपमेंट तक। The concept of ZPD and scaffolding are social practices of assistance that shape, construct and influence learning in which learner actively participates। अब क्या है कॉन्सेप्ट जो है वो ZPD का और scaffolding का, वो सोशल प्रैक्टिसेस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीज़ों की, ठीक है, तब तक आप जो है वो अपनी ये चीज़ जो है वो क्या कह रहे हैं कि वो ये चीज़ जो है ZPD और scaffolding आपके सोशल प्रैक्टिसेस हैं। और क्या चीज़ आपकी हेल्प करती है, आपकी जो है पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए और इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग के लिए, इन विच लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट, जिसकी वजह से लर्नर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर चीज़ में। ठीक है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो है वो हेल्प करती हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए। Inner speech is the third fundamental tool in learning conceptualized by social cultural theory। अब इनर स्पीच आपकी अंदर की जो स्पीच है, ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होती है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो आपकी लैंग्वेज को डेवलप कर सकती हैं, आपकी लैंग्वेज को बेहतर बना सकती हैं। ठीक है। अब इनर स्पीच क्या है कि आपकी अंदर की ज़ुबान, आपकी अंदर की वॉइस। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपकी जो आप अपने थॉट्स आपके अंदर हैं, आपकी जो थिंकिंग है, ठीक है, जो भी चीज़ आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो चीज़ आपके अंदर है, वो आप जो है वो अपने सामने ही बोल सकते हो। ठीक है। आप किसी के सामने जो है वो फर्स्टली नहीं बोल सकते। अब क्या कहा जा रहा है? इट असिस्ट इन रेगुलेटिंग इंटरनल थॉट। आपके जो अंदर के थॉट्स हैं, मैनेजिंग एक्शंस, अप्रोप्रिएटिंग and systematizing information and carrying out metacognitive activities। ठीक है। तो बेसिकली आपकी इनर स्पीच जो है वो आप जब तक आप अपने सामने नहीं बोलोगे, ठीक है, आप अपने शीशे में खड़े होकर अपने साथ अपने इनर थॉट्स को जो है वो शेयर नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इंटरेक्शन जो है वो सेकंड स्टेप आ जाता है आपकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट का। लेकिन इनर स्पीच जो है वो तब की जाती है जब आप फेस करते हो डिफ़िकल्टी। ठीक है। जब आपको मुश्किल हो रही होती है किसी चीज़ का सीखने में, तब आप जो है वो इनर स्पीच को करते हो। और इनर स्पीच जो है वो अपने ही साथ की जाती है ताकि आप अपने इनर थॉट्स को बाहर निकाल सको, अपने शेयर कर सको। अब आते हैं लेसन नंबर 32 की तरफ। आई होप कि लेसन नंबर 31 आपको क्लियर कर दिया होगा मैंने। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने लाइक ज़रूर करना है। लैंग्वेज अवेयरनेस एंड लैंग्वेज 1। अब बेसिकली वही चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। तो
आप भी जब पढ़ोगे आपको भी वही चीज़ें रिपीट होती हुई दिखाई देंगी कि जो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं चीज़ें। अब ये जो लेसन है वो लैंग्वेज अवेयरनेस एंड लैंग्वेज वन से रिलेटेड है। लैंग्वेज अवेयरनेस मीन्स कि आपको लैंग्वेज के बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी अवेयरनेस है। जो भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज वन ले लो या लैंग्वेज टू ले लो, दोनों लैंग्वेजेस की आपको कितनी अवेयरनेस है, उसको हम लैंग्वेज अवेयरनेस कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज वन एंड द रोल इन इनर स्पीच, लैंग्वेज अवेयरनेस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एक्विजिशन एंड लर्निंग पढ़ेंगे, इनपुट इन्हांसमेंट पढ़ेंगे, लैंग्वेज इंटरफेस बिटवीन लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। Learners are more likely to switch to first language in their inner speech when confronted with a difficult task। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि लर्नर्स जो हैं वो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से जो है ना वो स्विच कर लेते हैं अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को, ठीक है। अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो छोड़ के सेकेंड लैंग्वेज को चूज़ कर लेते हैं बहुत ईजीली या बहुत लाइकली, ठीक है। when confronted with a difficult task, ठीक है। इन अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस लर्नर्स हैव टू रिसोर्ट टू लैंग्वेज वन, द ओनली अवेलेबल रिसोर्स टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। अब सेकेंड लाइन देखो, इनकरेजिंग दैम टू यूज़ लैंग्वेज वन इनर स्पीच अलाउज दैम द क्रूशल टाइम एंड स्पेस टू डेवलप देयर इनर स्पीच इन सेकेंड लैंग्वेज। अब क्या कह रहे हैं कि आपको जो है वो इनकरेज किया जाता है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज ही बोलो ताकि आपको सेकेंड लैंग्वेज सीखने में आसानी हो, सेकेंड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, उसकी डेवलपमेंट करने में लैंग्वेज वन की आपको आसानी हो। इसी वजह से आपको इनकरेज किया जाता है कि आप अपनी लैंग्वेज वन को यूज़ करो, ठीक है। लैंग्वेज वन फैसिलिटेट सेल्फ रेगुलेशन फंक्शंस। अब देखो यही बात की जा रही है कि लैंग्वेज वन जो है वो फैसिलिटेट करती है आपको सेल्फ रेगुलेशन के लिए। सेल्फ रेगुलेशन में आपको क्या बताया कि आप अपनी एबिलिटी जो है वो उसको जज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो आपने अपनी इनर को कि किस तरह का आपका बिहेवियर है, किस तरह की आप जो है वो रिएक्शंस दे रहे हो, किस तरह की आपकी फीलिंग्स हैं और किस चीज़ के बारे में आप क्या थिंकिंग कर रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो सेल्फ रेगुलेशन फोकस करती है कि आप अंडरस्टैंड करते हो अपनी और उसको डेवलप कर सकते हो, उसको बेहतर बना सकते हो अपनी पर्सनैलिटी को। जब तक आपको अपने बारे में, अपने बिहेवियर्स के बारे में नहीं पता होगा, आप कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर सकोगे। तो लैंग्वेज वन जो है वो फैसिलिटेट करती है सेल्फ रेगुलेशन फंक्शंस को, कि आपको वो बताती है कि आपके बारे में, आपके अंदर जो है वो ये एरर्स हैं, ये बिहेवियर्स हैं, और फिर आप जब उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर उसको आप जो है ना वो डेवलप करते हो, उसको ठीक करते हो। लैंग्वेज अवेयरनेस जो है वो एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी थ्योरी आपने इसको कहना है कि वो एक ऐसी थ्योरी है टू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फॉर इट्स यूनिक स्टांस बिटवीन लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू, जिसमें हम जो है वो एक यूनिकनेस देखते हैं लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू की, क्योंकि हम इसमें अवेयरनेस दे रहे होते हैं या अवेयरनेस ले रहे होते हैं एक लैंग्वेज की, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है इट अकॉर्ड्स वैल्यू टू लर्नर्स सोशल बैकग्राउंड एंड देयर लैंग्वेज वन एंड कैपिटलाइज लर्नर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लैंग्वेज वन। अब इस पर बेसिकली लैंग्वेज वन के सोशल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताया जाता है, हमें उसकी नॉलेज के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाता है एक पर्सन के कि लैंग्वेज वन जो है वो क्या है और उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसको जो है ना एक्सपीरियंस क्या है। अब देखो सेकेंड लाइन में कि ये किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही है, पर्सन के सेंसिटिविटी पे एंड कॉन्शियस अवेयरनेस पे ऑफ लैंग्वेज नेचर एंड रोल इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एम्फेसाइज करती है पर्सन की सेंसिटिविटी पे और कॉन्शियस अवेयरनेस पे कि क्या चीज़ आपको पता है, क्या किस चीज़, किन किन चीज़ों से आप अवेयर हो ऑलरेडी, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर इसका जो है ना वो फोकस होता है। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ प्रिडिक्टेड ऑन द कंजम्पशन ऑफ इंटरफेस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। अब लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो क्या प्रिडिक्ट करती है, कौन सी एजम्पशन को प्रिडिक्ट करती है, इंटरफेस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, किस तरह से हम एक्विजिशन कर रहे हैं, किस तरह से लैंग्वेज को सीख रहे हैं और किस तरह से हम लर्निंग कर रहे हैं। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि लैंग्वेज वन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज टू को सीखने का। आप लैंग्वेज वन को यूज़ करते हुए लैंग्वेज टू को सीखते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आई थिंक कि आप ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। एग्जांपल मैं आपको दे रही थी कि अगर आप जो है वो सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहे हो, ठीक है। अब सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है जो आप सीख रहे हो,
आप ले लो एग्जाम्पल पंजाबी की। पंजाबी लैंग्वेज जो है वो आप सीख रहे हो, ठीक है। अब किस तरह से आपको पंजाबी लैंग्वेज आएगी? जब आप अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को, लैंग्वेज 1 को जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, सेकंड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सेकंड लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हो। क्योंकि जो फ़र्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी ये कह लो कि हमें इस तरह से रटी होती है कि हम उसको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए वो बोलना मुश्किल नहीं है। जैसे अभी मैं उर्दू बोलना चाह रही हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसको बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पंजाबी में बात करूँगी आपके लिए, उसके लिए मुझे डिफ़िकल्टी होगी, और उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए मुझे अपने माइंड में या अपने जो है ना वो जिस तरह से मैं उसकी लर्निंग करूँगी, तो मुझे उसके लिए अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक मैं अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज के थ्रू जो है वो सेकंड लैंग्वेज को सीखूँगी, पंजाबी लैंग्वेज को मैं सीखूँगी। उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके जो नॉलेज है, उसकी जो ईच एंड एवरीथिंग है पंजाबी लैंग्वेज की, वो उसको रीड करूँगी या उसको समझूँगी, वो मैं अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज के वजह से ही सीखूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको कहा जा रहा है, मैं आपको जो है ना वो इंग्लिश लाइंस पढ़ के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके वजह से आपको जो है ना आई थिंक कि कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको खुद ही से पढ़ के, जो पैराग्राफ में बात हो रही है, मैं उसको जो है ना वो इन उर्दू या आपके लिए जिस तरह से आसानी होती है, मैं आपको उस वर्डिंग में समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक जो सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में बेसिकली बात की जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि लैंग्वेज 2 जो है वो हमारे लिए इस कदर इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से हम उसको जो है ना वो देख सकते हैं कि हमें ये समझ आ रही है, हमारा जो गैप है वो हम नोटिस कर सकते हैं। किस वजह से? लैंग्वेज 1 की वजह से। हम लैंग्वेज 1 की वजह से जो अपना गैप है उसको नोटिस कर सकते हैं कि क्या हमारी मिस्टेक्स हैं, क्या गैप है, ठीक है। वो हम नोटिस करेंगे लैंग्वेज 1 की वजह से। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो है वो अगर आपने अपना नोटिस नहीं किया गैप, अगर आपने अपने एरर्स, अपनी मिस्टेक्स को नोटिस नहीं किया, तो ये क्या वजह बनता है, इसका क्या चीज़ जो है वो होती है फोसिलाइजेशन ऑफ एरर, कि आप उस चीज़ को अपनी हैबिट बना लेते हो और वो ऐसी पक्की हो जाती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लास्ट लाइन देखो, स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आर जक्सटापोज्ड। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन दोनों को कंपेयर किया जाता है, एंड मीनिंग्स आर म्यूचुअली क्लैरिफाइड एज मिसमैच। और मीनिंग्स जो हैं वो हमें इस तरह से दिखाए जाते हैं कि वो मिसमैच हैं। ज़ाहिरी सी बात है, जो उर्दू वर्ड में वर्ड्स हैं या उसके मीनिंग हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज 2 में है, जो हमने पंजाबी लैंग्वेज के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो उसके जो मीनिंग होंगे और वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन तो डिफरेंट है लेकिन मीनिंग जो है वो वही रहेगा, मिसमैच, ठीक है। तो इस टॉक अबाउट मिसमैच, कि वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा, उर्दू लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज। इट इज़ रेफर टू एज कंट्रास्टिव साइलेंस। तो ये क्या रेफर कर रहा है? कंट्रास्टिव, कि दो चीज़ों को कंट्रास्ट किया जा रहा है, दो चीज़ों का डिफरेंस बताया जा रहा है, इसको हम कंट्रास्टिव साइलेंस कहेंगे। अब आते हैं लेसन नंबर 33 की तरफ, द फैसिलिटेशन ऑफ लैंग्वेज 1 इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं पैराग्राफ 1 की तरफ देखो, ऑल लैंग्वेजेस हैव मच इन कॉमन एंड मैनी शेयर्ड मीनिंग्स। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि बहुत कॉमन है और उनके मीनिंग्स भी जो हैं वो कॉमन हैं, विच कैन बी एक्सप्लॉइट, जिनको हम इनकार करते हैं या जिनको पे हम गौर भी नहीं करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन फैसिलिटेट करती है हमें लर्निंग बाय एक्सप्लोइटिंग दिस कॉमनैलिटी। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो हमें इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो एक्सप्लोइट करती है, यानी कि वो जो कॉमन चीज़ें हैं दोनों लैंग्वेजेस में, उसको कहती है कि वो इसको आप एक्सप्लॉइट करो। एंड हाईलाइट करती है डाइवर्जेंस के ऊपर, डाइवर्जेंस के ऊपर जो है वो उसको हाईलाइट करवाती है। डाइवर्जेंस क्या है? द पॉइंट वेयर टू थिंग्स स्प्लिट ऑफ फ्रॉम ईच अदर, जहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो स्प्लिट ऑफ होती हैं एक दूसरे के साथ, उसको डाइवर्जेंस कहती है। तो बेसिकली जो लैंग्वेज एक्विजिशन का पर्पस है या वो हाईलाइट करती है डाइवर्जेंस के ऊपर, बजाय इसके कि वो जो है वो इसके ऊपर हाईलाइट नहीं करती, कॉमनैलिटी के ऊपर हाईलाइट नहीं करती है। अब इस पैराग्राफ में बेसिकली आपके साथ ये बात की जा रही है कि जो दो लैंग्वेजेस हैं या ऑल लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली कॉमन है, ठीक है। यानी कि वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब एक वर्ड जिस तरह से मैं ले लेती हूँ, कोई भी वर्ड है, बुक ले लेती हूँ, चेयर ले लेती हूँ, टेबल ले लेती हूँ, इनके मीनिंग जो हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। पंजाबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, सराइकी में,
इनके मीनिंग सेम ही रहेंगे। चेयर को चेयर ही कहा जाएगा, जो टेबल है उसको टेबल ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो टेबल है सराइकी में उसको चेयर कहा जा रहा है, पंजाबी में उसको टेबल कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो वर्ड दिए गए हैं, जो हमें हिस्ट्री में मिल गए हैं वर्ड्स, ठीक है, वो वर्ड वही रहेंगे, लेकिन जैसे लैंग्वेज चेंज हो रही है इसी तरह से हमें उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट तरह से देखने को मिलती है। अब लैंग्वेज एक्विजिशन ड्रॉज अप द लर्नर सेंसिटिविटी toward language 1 to develop language 2 and brings realization that the level of operating both languages is same। जो ऑपरेटिंग लेवल है वो सेम है, फॉर्म्स एंड फंक्शंस जो हैं वो सेम है, ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन वो सेम डिफरेंट ही होगी। अब यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन वर्क करती है इन 5 डोमेन्स के थ्रू, या इन 5 डोमेन्स की वजह से। फर्स्ट डोमेन आता है अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या कहा जा रहा है, इन्वॉल्व्स द होल पर्सन ऑफ लर्नर बाय इनकरेजिंग दैम। अब इसमें जो है वो एक पर्सन को, एक लर्नर को इनकरेज किया जाता है कि वो लैंग्वेज 2 को सीखे, उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, उसकी एटीट्यूड्स, उसकी फीलिंग्स बताई जाती हैं लैंग्वेज 2 की, और इस हेल्प से जो है वो उसको इनकरेज करके लैंग्वेज 2 को सिखाया जाता है, यानी कि इफ़ेक्टिव चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब सेकंड पे डोमेन क्या है, सोशल डोमेन। इसमें बात होगी सोशल फैक्टर्स की, ठीक है, फोस्टर्स टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी एंड अवेयरनेस ऑफ ओरिजिन। अब इसमें जो है वो अवेयरनेस होगी ओरिजिन की, कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसके बारे में उनको कितनी नॉलेज है, तभी आप सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकोगे। अगर आपको अपनी लैंग्वेज के ओरिजिन और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता तो आप सेकेंड लैंग्वेज या जो भी आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हो आप उसको नहीं सीख सकते। डायलैक्ट एंड इट्स प्लेस अमंग अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। थर्ड पे आ जाता है हमारा पावर डोमेन। क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द वे लैंग्वेज कैन बी यूज टू इम्प्लाई मीनिंग। अब ये क्या क्रिएट करता है, अवेयरनेस। एक लैंग्वेज के बारे में हमें अवेयरनेस बताता है, यानी कि एक लैंग्वेज की पावर हमें बताता है। कैन बी यूज टू इम्प्लाई मीनिंग, और हमें जो है वो इस लैंग्वेज का मीनिंग बताता है। फोर्थ डोमेन क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। हेल्प्स एनालाइजिंग दी लैंग्वेज। अब इसमें जो है वो एनालाइज किया जाता है लैंग्वेज को, ड्राइंग इंटरफेरेंसेस एंड कैटेगराइजिंग न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज के बारे में जो है वो हमें हर चीज़ बताई जाती है, ड्राइंग की जाती है इंटरफेरेंस की, और एनालाइज किया जाता है लैंग्वेज को। फिफ्थ पे आ जाता है परफॉर्मेंस डोमेन। अब इसमें नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें परफॉर्मेंस की बात है। रेजिज कॉन्शियसनेस ऑफ लर्नर टूवर्ड बेटर परफॉर्मेंस। आप इस डोमेन की हेल्प से अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हो। एक लर्नर जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस की हेल्प से उसको रेज करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। इन ऑल ऑपरेशनल डोमेन्स लैंग्वेज 1 इज अकॉर्डेड पाइवोटल फैसिलिटेटिव पोजीशन इन लैंग्वेज 2 लर्निंग। आई होप कि ये लेसन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत शॉर्ट और बहुत इजी लेसन्स हैं जो आपको खुद भी पढ़ने से समझ में आ सकते हैं। लेसन 34 है द रोल ऑफ लैंग्वेज 1 इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें है परफॉर्मेंस डोमेन के ऊपर बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एज मैंशनड अबव द परफॉर्मेंस डोमेन रेजेज द कॉन्शियसनेस ऑफ लर्नर टू गेयर देम टूवर्ड बेटर परफॉर्मेंस। आपको ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि मेंशन कर दिया है कि परफॉर्मेंस डोमेन क्या है, कि आपकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये डोमेन बनाया गया है या उसके लिए वर्क करता है। दिस डोमेन इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस चांसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। जब आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाओगे, अपने आप की जो मिस्टेक्स हैं, अपने आप के जो अंदर बिहेवियर के एरर्स हैं, जो चीज़ें हैं आपके अंदर फजूल या एरर्स कह सकते हैं उसे, उसको आप बेहतर बनाने का जब सोच लेते हो, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का सोच लेते हो, तो ये रिड्यूस करता है आपकी फॉसिलाइजेशन को, जो आपने अपनी हैबिट बनाई होती है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक पर्सन है जो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता हुआ हमें दिखाई देता है और हमें वो बहुत बुरा लग रहा होता है वर्ड, ठीक है, या वो इंसान हमें वो बोलता हुआ वर्ड बहुत बुरा लग रहा होता है या ऑकवर्ड फीलिंग आ रही होती है। तो हम चाहते हैं कि भाई वो जो अपनी डेवलपमेंट है, अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है, वो करे या उस पर ध्यान दे। जब वो उसको परफॉर्मेंस को अपनी बेहतर बनाएगा तो वो जो उसकी फॉसिलाइजेशन है, वो जो उसकी रेपुटेशन है, जो उसने हैबिट बनाई थी एक चीज़ को करने की, एरर्स करने की, वो उसकी करेक्ट हो सकती है, वो उसकी रिड्यूस हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। According to Hawken,
Assigning a role to language 1 in language 2 learning provides the learners with the opportunity to view language objectively as a phenomena. अब क्या कहा जा रहा है कि लैंग्वेज 1 का जो रोल है लैंग्वेज 2 में, वो क्या कर रहा है कि लर्नर को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि वो क्या चीज़ देखें लैंग्वेज को ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब कि आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को देखें। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हैकन है। और लास्ट लाइन देखो, इट ऑल्सो असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी एंड इज़ अ स्टेप टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस कल्चर। और क्या चीज़ के लिए हेल्प करती है, हमारी डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी के लिए, और अंडरस्टैंडिंग करती है हमारे जो लैंग्वेज के फंक्शंस हैं अक्रॉस कल्चर, यानी कि कल्चर्स डिफरेंट है ना। ठीक है, हमारी सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर के लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अक्रॉस कल्चर्स जो हमारी लैंग्वेज का फंक्शन है उसको अंडरस्टैंडिंग करवाने में हमारी हेल्प करती है। अब मैं नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ के सामने जो है वो लाइन पढ़ रही हूँ। तो डिबेट अबाउट लैंग्वेज वंस रोल कंटिन्यूज थ्रू इन कॉग्निटिव रेदर देन बिहेवियरिस्ट टर्म्स। अब लैंग्वेज 1 जो है उसका रोल हमें कंटिन्यू कहाँ से दिखाई देता है, कॉग्निटिव प्रोसेस से, रेदर देन बिहेवियरिस्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जो है वो सबसे पहले बिहेवियर नहीं करता, लैंग्वेज का बिहेवियर शो नहीं करता, सबसे पहले वो अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस शो करता है। ठीक है, उसके माइंड में जो वर्ड्स आते हैं, चाहे वो उस सेंटेंस के लिए या उस चीज़ के लिए सूटेबल होते हैं या नहीं होते हैं, वो उसके माइंड में जो वर्ड्स आते हैं वो उसी वर्ड्स को बोलना शुरू हो जाता है। तो लैंग्वेज 1 का जो रोल है वो कंटिन्यू होता है कॉग्निटिव प्रोसेस से रेदर देन बिहेवियरिस्ट प्रोसेस। The use of language 1 in language 2 classroom has been appraised as too complex for learners. Language 1 का जो यूज़ है language 2 की क्लासरूम में वो कॉम्प्लेक्स है लर्नर के लिए। अब क्यों कॉम्प्लेक्स है कि वो ऑपरेट नहीं कर सकता टू डिफरेंट वेज को, इसी वजह से लर्नर के लिए जो ये लैंग्वेज 1 को यूज़ करना है लैंग्वेज 2 में वो उसके लिए डिफ़िकल्ट है। अब जो है वो इस पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं कि आप अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हो, फोकस करके कि एक लैंग्वेज का फॉर्म क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, यानी कि आपको अवेयरनेस कितनी है उस लैंग्वेज के बारे में, उसकी फॉर्म क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी नॉलेज आपके पास है या नहीं है। और इसकी वजह से आप जो है वो अपनी लैंग्वेज 2 को बेटर बना सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो। अब आपने देखा होगा कि ये चीज़ भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बताई जाती है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप गए हो या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है अपने छोटे बहन भाई या कज़न्स वगैरह के साथ, अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ की, तो आपने देखा होगा कि आप जो आपको आपके जो कज़न्स हैं या बहन भाई हैं वो आपको जब बताते हैं कि हमारे स्कूल में जो है ना वो बड़ी पनिशमेंट दी जाती है कि आपने जी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपने इंग्लिश ही बोलनी है, आपने उर्दू लैंग्वेज नहीं बोलनी है। तो यही बात हो रही है कि आपने दो बायलिंगुअलिज्म को यूज़ नहीं करना, यानी कि दो लैंग्वेजेस को एक टाइम में यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जब अपनी सेकंड लैंग्वेज में लैंग्वेज 1 बोलोगे तो उससे आपकी डिस्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, आपके लैंग्वेज में एरर्स आएंगे। ठीक है, अगर आप उर्दू लैंग्वेज को उर्दू की जगह में ही रखो और इंग्लिश को इंग्लिश की जगह में ही रखो, तब आप जो है वो इसके कॉन्सेप्ट, बायलिंगुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब आते हैं लेसन नंबर 35 की तरफ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कौन से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ आते हैं। कंडक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है, रिकमेंडेशंस हैं, फैक्टर्स हम देखेंगे। बेसिकली इस लेसन में हम लोग फैक्टर्स ही देखने वाले हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। अब समिंग अप द डिबेट द रोल ऑफ लैंग्वेज 1। अब बेसिकली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस पूरा पैराग्राफ आपको जो है वो प्रीवियस चीज़ों के बारे में बता रहा है, दैट दे ऑलरेडी मैंशनड, कि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज 1 को किस तरह से आप लैंग्वेज 2 में जब यूज़ करोगे तो एरर आएगा, आपने लैंग्वेज 1 को लैंग्वेज 2 में यूज़ नहीं करना। लैंग्वेज 1 जो है वो आपके लिए फैसिलिटेट करती है आपको जो है सेकेंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए, उसको सीखने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वही हैं। आप देखो यहाँ पे जो है ना वो इट हैज़ एनालाइज द इशू फ्राम ड्यूअल थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव। थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव तो आपको बताएं हैं, सोशो कल्चरल थ्योरी जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लैंग्वेज अवेयरनेस जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वही चीज़ें जो हैं वो आपको रिपीट हो रही हैं कि क्लासरूम में किस तरह से आपने जो है ना वो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 को किस तरह से यूज़ करना है।
अब लास्ट लाइन देखो, टीचर्स ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई विद स्ट्रगल एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ देयर लर्नर्स फॉर मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड इनहेंस्ड लैंग्वेज टू लर्निंग आउटकम। टीचर को भी चाहिए कि वो जो है वो आइडेंटिफाई करे, ठीक है, उसको भी ज़रूरत है कि वो आइडेंटिफाई करे हर चीज़ को अपने लर्नर के साथ, ताकि वो जो है वो इन्हेंस कर सके लैंग्वेज टू की आउटकम को, यानी कि वो उसको पता होना चाहिए कि इस स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है या लैंग्वेज टू के बारे में कितना अवेयरनेस है, उसकी आउटकम्स क्या हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं। टीचर्स को भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, सम स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू लैंग्वेज मोर क्विकली एंड ईजिली देन अदर्स। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी लैंग्वेज को सीख लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, ईजिली भी सीख लेते हैं और क्विकली भी सीख लेते हैं। अब फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंसिंग देयर सक्सेस, उनकी सक्सेस के पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में आपकी एज आ जाती है, पर्सनालिटी आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, कॉग्निशन आ जाती है। तो क्या बात हुई कि इंटरनल फैक्टर आपकी जो इंटर हैं, ठीक है, जो आपके इनर हैं वो फैक्टर्स, यानी कि आपकी एज, आप अपने एज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो, ठीक है। आपको जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी कि आप अगर 60 ईयर्स के हो तो आप अपनी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। आपने कोई नया काम करना है या कुछ भी करना है, आप उसको नहीं सीख सकते क्योंकि आप गोल सेंटर्ड नहीं हो, आपका फोकस उस चीज़ पे नहीं है, ठीक है। आपकी एज अगर बहुत आप जो है ना वो यंगर हो, ठीक है, आप अपनी यंगर एज में हो तो आप उस चीज़ को जल्दी से पिक कर सकते हो। अगर आप उससे भी छोटे हो, यानी कि आप 11-12 ईयर्स के हो, तब भी आप जो है वो अपनी लैंग्वेज को सीखते हो। अब आपने देखा होगा, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे होते हो, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तब आप अपनी सराउंडिंग से लैंग्वेज को सीखते हो, ठीक है, और बहुत जल्दी, बहुत क्विकली आपकी जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं, वो आपके साथ लैंग्वेज बोलते हैं तो आपको लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, बहुत इजीली और बहुत क्विकली। आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती कि आप जो है ना वो साल साल 2-2 साल लैंग्वेज को नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है, और वो आपके लिए ईजी होती है क्योंकि वो आपकी मदर टंग होती है, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसी वजह से आपकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी लर्निंग में। पर्सनैलिटी, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप इस तरह के स्टूडेंट हो कि जल्दी से हर चीज़ को पिक कर लेते हो, तो आप लैंग्वेज को सीख सकते हो। थर्ड है मोटिवेशन, जो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि मोटिवेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं सीख सकते। मोटिवेशन किसकी? आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके फ्रेंड्स की, ठीक है। इन लोगों की जब आपके साथ मोटिवेशन होती है, जब आपके टीचर आपको इनकरेज करते हैं, आपकी मोटिवेट करते हैं आपको हर चीज़ के लिए, तब आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। एक्सपीरियंसेस, जब आप बहुत सारा एक्सपीरियंस हो आपके पास, आपने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन किया हो, तो आप लैंग्वेज को या किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। कॉग्निशन, अगर आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा जो है ना वो शार्प है, क्लेवर है, तो आप उसकी सीख सकते हो। एंड लैंग्वेज टू सिमिलैरिटीज़ टू देयर नेटिव लैंग्वेज। अब ये हो गई बात इंटरनल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? कल्चर, स्टेटस, मोटिवेशन एंड एक्सेस टू नेटिव स्पीकर। अब इसमें क्या है कि कल्चर, आपका कल्चर, अगर आपको जो है ना वो कल्चर में वो लैंग्वेज बोली जा रही है, वो चीज़ की जा रही है, तो आप उसकी वजह से जल्दी उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को पिक कर सकते हो। अगर आपका स्टेटस भी मैटर करता है, जिस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप हाई स्कूल मीडियम के चले जाओ, हाई लेवल के स्कूल में चले जाओ, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो जल्दी से उस चीज़ को पिक कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज स्कूल मीडियम्स में, ठीक है। एवरेज स्कूल्स में अगर आप जाओ तो वहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉटी से और बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीखते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। मोटिवेशन वही कि आप जो है वो मोटिवेट आपको कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मोर ओवर देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज लर्निंग एज दे आर रिफ्लेक्टेड इन लर्निंग स्टाइल, स्ट्रेटजीज एंड इफेक्टिव वेरिएबल्स। अब ये तो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हर किसी के अंदर होंगे। किसी के पास एक्सपीरियंस होगा तो वो सीखेगा, किसी की एज होगी, किसी की पर्सनालिटी होगी, कोई मोटिवेट होगा, किसी का कल्चर होगा, किसी का स्टेटस होगा, तो वो इन लैंग्वेजेस को सीख सकता। लेकिन एक हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, ठीक है, जो हमारे खुद के पास होता है, वो किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते या वो किसी से मिलता नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास ही होता है और हम उसकी हेल्प से लैंग्वेज को लर्न करते हैं, जिसमें हमारा लर्निंग स्टाइल आता है, स्ट्रैटेजीज़ आती हैं जो
फ़र्स्ट कि आप मेरे लेक्चर सुनो तो मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्ट्रेटजीज़ आपको बताई थी, वेरिएबल्स भी आपको बताए हुए हैं, तो वो आप वहाँ पे जाके सुन सकते हो। आई होप कि लेसन नंबर 35 तक आपको सारी लेसन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।